मित्रों नमस्कार। मैं जो आज वीडियो बनाया है ये भारत में जो वर्तमान किसान आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था, वह भी इसी विषय पर था, इसलिए आज के इस वीडियो को भाग 2 के रूप में देखें। और पहले वीडियो में मैं एक बैकग्राउंड प्रस्तुत कर पाया था, अब मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। भारत में किसान आंदोलन का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अगर समग्रता में समझना चाहते हैं तो आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। यदि मैं वैसे तो भारतीय इतिहास जब से शुरू होता है, भारत का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि किसानों का इतिहास। खेती और किसानी, कृषि और किसान, ये सभ्यता के प्रारंभ से यहाँ के इतिहास के मुख्य अंग के रूप में देखे गए हैं और उनकी भूमिका इतिहास में महत्वपूर्ण रही है। मैं अधिक पास्ट में गोते नहीं लगवाऊंगा, बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो किसानों की बसावट रही, किसानों का जो एक ट्रेडिशन रहा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। क्योंकि किसान का काम केवल खेती करना, खेती से लाभ उठाना नहीं, बल्कि किसान जिसको कई कहते हैं, जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अगर इंडियन कल्चर को समझना होगा तो हमें एग्रीकल्चर को भी समझना होगा। और एग्रीकल्चर केवल एक आर्थिक क्रिया नहीं है, एक कोई ऐसी टेक्निकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक जीवन का तरीका है, एक सोसाइटी को ये बनाता है और वो सोसाइटी रन करती है। और जब इतिहास में हम झांक करके देखते हैं तो आप देखें पश्चिमोत्तर से जितने भी आक्रमणकारी आए, आतताई आए, लूट खसोट करने वाले आए, वो सबसे अधिक उनका मुकाबला कौन करता है? सबसे पहले आक्रमणकारी का मुकाबला किसान करता है, क्योंकि वो बहुसंख्यक है। और जब समय की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पे पास्ट में ले जाने की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुसंख्यक ही था। तो आप ये देखें कि जो हम देखते हैं पश्चिमोत्तर से जो पंजाब का जो इलाका है, हरियाणा का जो इलाका है, यहाँ के किसान जो हैं हमेशा आक्रमणकारियों का मुकाबला करते रहे। और हम दूसरी तरफ देखें, जब दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल्स जब आए, दिल्ली सल्तनत को लगातार अगर कहीं किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो वो ये जो पंजाब का दोआब है और पंजाब के और हरियाणा के इन किसानों का ही मुकाबला करना पड़ा, इधर उत्तर प्रदेश के किसानों का मुकाबला करना पड़ा और राजस्थान के ख़ास तौर पर मेवातियों का। मेवाती भी मूल रूप से किसान थे। तो आप ये देखें कि जो किसान हैं उसकी परंपरा एक संघर्ष की भी रही है, देश को बचाने की भी रही है। क्योंकि जब आक्रमणकारी आते हैं या किसी भी इलाके में आक्रमण होता है, या मान लो मुग़ल सुल्तान राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में कहीं आक्रमण करता है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, तो सबसे अधिक कौन नुकसान उठाता है? वो किसान ही नुकसान उठाता है। क्योंकि किसान की फसलें बर्बाद होती हैं, उसी को सबसे ज़्यादा शिकार भी बनाया जाता है। क्योंकि जो वहाँ की लोकल राजनीतिक शक्ति है, उसके तो अपने किले हैं, महलों में रहते हैं, उनके पास अपनी सेना है, उनको डिफेंस है, उनका तोपें हैं, उनके पास क्या क्या नहीं है। एक किसान तो निहत्था है, उसके पास है तो अपने कृषि के औजार हैं या एक लाठी उसके पास हो सकती है। तो आप देखिए किस तरह से वो किसान अपना मुकाबला करता रहा। फिर मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ता हूँ। मुग़लों को यदि किसी ने चुनौती दी तो वो छत्रपति शिवाजी ने दी, मराठों ने दी। और मराठा जो राज्य का उदय हुआ वो किसानों पर जो मुग़लों के ज़्यादा दबाव था, राजस्व ज़्यादा था, आर्थिक शोषण था, उसके विरुद्ध किसान उठ खड़े हुए थे और उनको नेतृत्व प्रदान करके छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। इसी प्रकार से आप ये देखें कि मध्यकाल में ही, जबकि उसका सूरज छुपा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कमज़ोर पड़ने की स्थिति लग रही है। आप देखें भरतपुर जैसा स्टेट बिल्कुल आगरा और दिल्ली के छाती पर जा करके और मुग़लों के ही प्रदेशों को कब्जा करके भरतपुर स्टेट कहाँ से अस्तित्व में आया, उसमें भी किसानों की
महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे हम चूड़ामन को ले लें, बदन सिंह को ले लें, महाराजा सूरजमल को ले लें, इन्होंने किसानों को संगठित किया मुग़लों के अत्याचारों के खिलाफ। इसी प्रकार से आप देखें, मुग़लों का मुकाबला करने के लिए सिखों के जत्थे बने, उनके मुखिया को जत्थेदार कहते थे, और वे जत्थेदार मुग़लों से निरंतर मुकाबला करते रहे और किसान हित की भी बात करते रहे, देश हित की भी बात करते रहे। देश की संस्कृति की रक्षा करने में इन मराठों का, जाटों का और सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात को हम भूल नहीं सकते। तो आप ये देखें कि ये एक बैकग्राउंड यहाँ पर रही। फिर आप देखें वो जो 40 प्रमुख मिसलें थी रणजीत सिंह जी के ज़माने में, तो उन्होंने उन मिसलों का एका करके एक मजबूत सिख राज की नींव डाली। तो ये जो सब हुआ, ये किसानों के दम पे हुआ। 1857 की क्रांति के बारे में जो पढ़ते हैं उनको पता है कि किसानों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। ख़ास तौर पर ये जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, उसमें फैज़ाबाद, रायबरेली नहीं बल्कि वेस्टर्न यूपी, जो मेरठ का इलाका है, बागपत का इलाका है, इस इलाके का जो विद्रोह है उसमें किसानों की, जिसमें ये गुर्जर किसान और जाट किसान की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। इसे हम छोड़े 1857 के बाद हम बात करें, जब गांधी जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं, तो वो भी कहते हैं कि किसान हमारी जो ये लड़ाई है इसका अग्रिम दस्ता होगा, मतलब फ्रंट वॉरियर होगा या फ्रंट फाइटर होगा, वो सबसे आगे जाएगा। उसके पीछे उनका कारण ये था कि हम जिस अहिंसा के सिद्धांत की बात करते हैं, तो अहिंसा के सिद्धांत को वही पालन करेगा जिसमें टॉलरेंस होगी, जिसमें सहिष्णुता होगी। अगर सहिष्णुता नहीं है तो वो इनटॉलरेंट होकर के वायलेंट हो जाएगा, तो वो असहिष्णु होकर के हिंसक होगा। किसान ऐसा है कि उसमें धैर्य है। उसके धैर्य क्या है? एक तो नेचर ऑफ वर्क ऐसा है उसका, जॉब ऐसा है उसका कि साल में उसको 1 या 2 फसलें मिलती हैं। तो आप देखिए पूरे 5 महीने वो इस आशा में, इस धैर्य के साथ एक फसल को नर्चर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको कई तरह से उसकी रक्षा करता है, उसकी ग्रोथ के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं करता है, और 6 महीने बाद उसको रिटर्न मिलता है। तो आप देखिए उसकी धैर्य ज़बरदस्त है। तो मैं वापस इस जो किसान आंदोलन है इसकी भी अगर पृष्ठभूमि को मैं देखता हूँ, तो मुझे कई बार ये मध्यकालीन पृष्ठभूमियाँ और वो किसान नज़र आने लगते हैं जिन्होंने किसानों के अपने लिए संघर्ष किया और आगे के लिए रास्ता बनाया और इस देश के इतिहास को भी आगे बढ़ाया। क्योंकि कोई जो आंदोलन होता है वो गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता लाता है, वो एक सोशल डायनामिक्स, हिस्ट्री का डेवलपमेंट जो होता है वो इस तरह की घटनाओं से होता है। तो आज जो भारत में एक इतिहास बन रहा है, किसान आंदोलन का इतिहास चल रहा है हमारे सामने, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये कानून, ये जो आंदोलन है, ये 3 कंट्रोवर्शियल कह दो तो, क्योंकि वो विवादास्पद तो हो ही गए, 3 विवादास्पद कानूनों को लेकर उत्पन्न हुआ है। मैं अभी इस विवादास्पद कानूनों के बारे में कोई व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन जो इसका जिस तरह से डेवलपमेंट इस मूवमेंट का हुआ, जैसे ये अस्तित्व में आया, जैसा हम जानते हैं 5 जून 2020 को ये जो कानून आए हैं एक राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा आए, और इसके बारे में कुछ जानकारी थी, कुछ नहीं थी। लेकिन अगस्त के महीने में किसानों को भनक पड़ी, तो केवल पंजाब में इन कानूनों का विरोध आरंभ हुआ। और इन कानूनों का जो विरोध शुरू हुआ है, वैसे तो अगस्त में हो गया, किंतु जब 15 सितंबर 2020 को ये कानून लोकसभा द्वारा पारित कर दिए गए, 22 सितंबर को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए, और 27 सितंबर को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून का रूप धारण कर लिया, तो उसी के साथ एक सक्रिय आंदोलन पंजाब में आरंभ होता है। वैसे छोटे स्तर पर पंजाब में अगस्त सितंबर में आंदोलन चल रहा था, किंतु जब ये कानून बन गया तो उन्होंने 25 सितंबर 2020 को ये भारत बंद का आह्वान किया। और ये केवल पंजाब की जो विभिन्न किसान यूनियनें थी, किसान संगठन थे, उन्होंने मिलकर के इस भारत बंद का कॉल दिया 25 सितंबर को, और उस जो उन्होंने आह्वान किया उस आह्वान को अच्छा समर्थन मिला। और उस समर्थन का परिणाम ये हुआ कि उन्हीं यूनियनों ने, पंजाब की यूनियनों ने इस 1 दिन के भारत बंद के बाद रेल रोको आंदोलन शुरू किया। और रेल रोको आंदोलन लगभग 1 महीने उन्होंने चलाया।
इससे किसानों को भी असुविधा होने लगी, आम पब्लिक को भी असुविधा होने लगी और दूसरे जो राष्ट्रीय काम हैं उनमें बाधा लगी। तो उन्होंने सोचा कि इन रेलों को रोकने से कोई काम नहीं बनेगा और देखेंगे 24 अक्टूबर को लगभग ये रेल रोको आंदोलन ख़त्म कर दिया। अब इसकी तैयारियां शुरू होती हैं तो 7 नवंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चे का गठन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा 40 किसान संगठनों की एक कोऑर्डिनेशन बॉडी है और वो कोऑर्डिनेशन बॉडी जो है एक विचारधारा की नहीं है, किंतु वो एक चीज़ पर वो कॉमन कॉज के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के इन 40 यूनियनों ने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया। और उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है, पहला है कि हम जो किसानों की समस्याएं हैं उनको अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हम किसान के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और हम अपना सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसक आंदोलन चलाएंगे। और दूसरी बात यह है, ये आंदोलन क्यों चलाएंगे, फौरी तौर पर अभी ठीक है, आगे भी और चीज़ें आ सकती हैं, अभी जो ये 3 विवादास्पद कानून हैं इन तीनों कानूनों को रद्द करे सरकार। और उन्होंने एक 23 जो फसलें हैं उनकी लिस्ट तैयार की है जो अधिक बोई जाती हैं, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको MSP कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर केवल घोषित नहीं करें बल्कि उन 23 फसलों पर कानूनी तौर पर जो भी MSP का कानून बने कानून के दायरे में होना चाहिए। केवल सरकारी परिपत्र और सरकारी घोषणा और सरकार के आदेश नहीं, इसको लीगल बेसिस दिया जाना चाहिए, एक विधिक आधार इसे प्रदान किया। इन बातों को लेकर वो शुरू हुए और जब ये कृषि कानून आए तो उन्होंने 3 बात कही। उन्होंने कहा था वो पहली बात यह है कि ये जो संविधान ये जो कानून बने हैं इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन के पीछे बता रहे हैं कि भाई ये जो है कृषि राज्य का विषय है और इसमें केंद्र को इस तरह के कानून बनाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इस संयुक्त मोर्चे ने कहा कि ये किसान विरोधी है क्योंकि इसके माध्यम से किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर फंस गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे वो इस तरह से उनको अपने लपेटेंगे, इस तरह एंटेंगल करेंगे, अपने जाल में फंसाएंगे कि वो फाइनली वो लैंडलेस लेबर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी उन्होंने इसमें लंबी चौड़ी बातें की, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जगह कम में है। तो उन्होंने कहा कि भाई संविधान का उल्लंघन है, किसानों का विरोध है और केवल बड़े व्यापारियों के समर्थक कानून है ये जो है प्रो बिग बिजनेसमैन लॉज हैं, ये बात उन्होंने रखी। और इसी के को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने एजिटेशन की भूमिका तैयार की और उनका जो ये एजिटेशन है, जो उनका ये आंदोलन है, उसमें उनको 500 अन्य राष्ट्रीय स्तर के किसान और श्रमिक यूनियनों का भी समर्थन प्राप्त है क्योंकि पिछले वर्षों में श्रमिक कानूनों में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के सभी लेवर्स में जो लागू हुए हैं, उनसे श्रमिक वर्गों में असंतोष है। तो वे भी इस किसान असंतोष में अपने असंतोष की आवाज़ मिला करके उसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अब जहाँ तक प्रश्न इस आंदोलन के विस्तार का है, क्योंकि 7 नवंबर को जो बन गया तो उसके बाद ये तय हुआ, इस संयुक्त मोर्चे ने यह तय किया कि हमें दिल्ली चलना चाहिए और 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का नारा दिया। और पंजाब से जो किसान आए वे अपने ट्रैक्टर, उनमें खाद्य सामग्री रसद लेकर के, साथ में गैस के सिलेंडर और अन्य जीवन की आवश्यक सामग्रियां लेकर के वो ट्रैक्टर लेकर रवाना हो गए। और वो जो रवाना हुए तो उनको पंजाब और हरियाणा की सीमा पर कोई ज़्यादा बाधा नहीं मिली, लेकिन जब वो दिल्ली के बॉर्डर पर आए तो उनको हरियाणा में कड़ा मुकाबला करना पड़ा। वैसे तो वहाँ भी वाटर कैनन भी चले, बेंत और डंडे भी चले, और भी जो तरीके हो सकते थे रोकने के किसानों को, वो सब हुआ। लेकिन फिर भी किसान हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए और दिल्ली में पहुंच करके, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनका इरादा भाई दिल्ली में दबाव बनाना है ताकि हमारी मांगों पर विचार हो। और अंत में वो जो हरियाणा के 3 खास तौर पर बॉर्डर है, तो टीकरी बॉर्डर,
दूसरा सिंघू बॉर्डर और तीसरा कुंडली, इन 3 जगहों पर आकर के उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। वो चाह रहे थे कि उन्हें या तो रामलीला मैदान जाने दिया जाए या उन्हें जंतर मंतर पर जाने दिया जाए, लेकिन सरकार ने ये उचित नहीं समझा, क्योंकि इतने बड़े जमावड़े को यदि वहाँ मौका दिया गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो सावधानी बरतते हुए सरकार ने एक मोर्चा कायम कर दिया और किसानों को आगे बढ़ने से रोका। उनको हाँ इतनी अनुमति ज़रूर मिली कि वे बुराड़ी का कोई मैदान है निरंकारी सत्संग का, वहाँ आने की अनुमति उनको दी गई, लेकिन उन्होंने उस जगह को अपने लिए उपयुक्त नहीं समझा और वो बॉर्डर पर जम गए। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये हुई कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर ये टीकरी, सिंधु और कुंडली, इन 3 जगहों पर अधिकांशतः पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपना धरना जमा दिया। दूसरी तरफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर इन्होंने अपने किसानों ने अपना मोर्चा बनाया। और तीसरा जो है वो शाहजहाँपुर बॉर्डर, जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वो शाहजहाँपुर पर भी इनका धरना बना। धरने की स्थिति ये हुई कि 26 नवंबर को इन्होंने 24 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की और उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में किसानों को आंशिक सफलता मिली और उन्होंने अपने दबाव जो है सरकार के ऊपर बनाने में काफ़ी सीमा तक वो सफल रहे। और 26 नवंबर के बाद से ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी होने लगा और इस राष्ट्रव्यापी होने में भूतपूर्व सैनिकों ने अपने मेडल लौटाना शुरू किया, तो कहीं बुद्धिजीवियों ने, कहीं कलावंतों ने, कहीं आर्टिस्टों ने, तो ये तमाम जो है इससे आंदोलन का विस्तार होने लगा। जब आंदोलन का विस्तार होने लगा, वैसे तो आंदोलन के आरंभ से भी सरकार और आंदोलनकारी किसानों के मध्य वार्ता चल रही थी। सबसे पहली वार्ता पंजाब की किसान यूनियनों के नेताओं के बीच सरकार की हुई, इसमें सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए कृषि सचिव ही थे, बाकी कोई मंत्री या कोई और अहदेदार नहीं थे। और कृषि सचिव के साथ जो बात हुई उसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं। उसके बाद जो पहली एक वार्ता होती है, दिल्ली आने की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 13 नवंबर को कृषि मंत्री और रेल मंत्री के साथ वही पंजाब के किसान यूनियनों की बातचीत हुई, जिसमें कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। और जब ये आंदोलन पहुँच गया दिल्ली के दरवाजे पर, तो 1 दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 1, 3, 4, 5, 3-4 दिन की वो लगातार बैठक चली, जिसमें कृषि मंत्री, रेल मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर वार्ताएं की। और वार्ताओं का जो दौर है वो दिसंबर से शुरू होकर के, और हम ये देखते हैं कि वो लगातार 22 जनवरी को 10वें दौर की मीटिंग हो चुकी थी। तो कुल 11 दौर की मीटिंगों के बाद भी किसी नतीजे पर किसान नहीं पहुँचे। और जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो उन्होंने अपने आंदोलन को और अधिक तेज़ करने के लिए उन्होंने फैसला लिया और उसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की बात की। ट्रैक्टर परेड की उन्होंने अनुमति मांगी, जो उन्हें नहीं मिली और उचित भी था। सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी, तो किसानों ने भी इसको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया और उन्होंने एक रूट तय कर लिया कि भाई हम इस रूट पर जाएंगे ताकि दिल्ली का जो जनजीवन है वो प्रभावित भी ना हो और हम अपनी रैली कर पाएँ और हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अपना झंडारोहण कर पाएँ और हम उस आज़ादी के गणतंत्र दिवस को हम भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना सकें। इस आशय के साथ वो आगे अपना आंदोलन बढ़ाते हैं और उनको समर्थन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, वो समर्थन अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जो 26 जनवरी का जब मसला आया तो 26 जनवरी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि कुछ किसान लाल किले पर पहुँचे। लाल किले पर पहुँचना इस संयुक्त किसान मोर्चे का उद्देश्य भी नहीं था और उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे इस बात के लिए कहा भी नहीं कि वे लाल किले पर आए, क्योंकि लाल किले पर जो ग्रुप पहुंचा
उसमें यही कहना है संयुक्त किसान मोर्चे का कि इसमें संयुक्त किसान मोर्चे का हाथ नहीं है, बल्कि जो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन लोगों ने इस तरह की हरकत की है ताकि ये आंदोलन बदनाम हो जाए। और सॉरी, मैं बीच में अपनी छोटी बात, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार इस आंदोलन का है, भूल गया, मैं पुनः याद दिला दूँ कि जो वार्ताएँ चली, वार्ता तो अपनी जगह पे थी, किंतु जब कोई बात नहीं बनी तो आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये हुई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस आंदोलन का, एक कॉग्निजेंस लिया। उस कॉग्निजेंस को लेने के पीछे दो कारण थे। एक तो कारण ये था कि काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत, जो किसान आंदोलन के विरोधी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की कि इन किसानों के जमावड़े से जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, भारी असुविधा लोगों को हो रही है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। और उन सारी जो भी याचिकाएं थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उनका निस्तारण कर दिया कि प्रदर्शन करना, धरना करना, आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, वो ये कर सकते हैं, किंतु उसे संवैधानिक मर्यादाओं में रहना होगा, वो अहिंसक होगा, वो प्रजातांत्रिक होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखेंगे और उनकी वजह से जनता को असुविधा ना हो, इसको वो इंश्योर करें। इसके लिए किसानों को हिदायत दी गई कि इस तरह से अपने प्रदर्शन को रखें ताकि अधिक लोगों को अपना परेशानी नहीं हो। दूसरी बात ये हुई कि जो, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि किसान आंदोलन के विरोधी आंदोलन भी खड़े हुए। अब विरोधी आंदोलन वो सरकार समर्थित थे या नहीं थे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों ने हो सकता है अपने वॉलंटरी लिया हो कि ये किसान ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, अपनी समझ हो सकती है, लेकिन काफ़ी तरह के विरोध किसानों को झेलने पड़े। सबसे बुरी बात जो इसमें रही वो ये रही कि इसको जिस तरह से लांछित करने का कार्य आंदोलन विरोधियों ने भी और सरकार में बैठे लोगों ने भी, समर्थकों ने भी, तो कभी इनको कहा ये आतंकवादी हैं, कभी कहा ये खालिस्तानी हैं, फिर कहा ये नक्सलवादी हैं, फिर कहा ये वामपंथी हैं, नक्सलवादी वामपंथियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो कई बार पाकिस्तान के समर्थित लोग हैं, चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू अस्थिरता लाना चाहता है, ये जो है चीन के समर्थक लोग हैं। तो इतने सारे लांछन इन पर लगाए गए, लेकिन ये सारी गतिविधियां निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह है, किंतु कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसे सूत्र नहीं मिले जिससे ये सिद्ध किया जा सके, क्योंकि किसान अपने सच्चे मार्ग पर थे। तो वो एक बात हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा जिस तरह से ये आपस में चल रहा है और सरकार भी कुछ तय नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने सरकार को बुलाकर ये कहा कि या तो आप कहिए, नहीं तो हम इन कानूनों पर रोक लगा दें। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इन कानूनों, जो 3 विवादास्पद कृषि कानून हैं, इनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। उसके पहले सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया था कि भाई अगर आप चाहें किसान इस आंदोलन को समेट लो तो 1.5-2 साल के लिए इस कानून को हम निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उस पर किसान राजी नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए और अपनी जो एक जुडिशरी की भूमिका है उसको बखूबी निभाते हुए 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों को निलंबित कर दिया 1 वर्ष के लिए। साथ ही 4 सदस्यीय एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी को ये दायित्व सौंपा कि वह कमेटी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बात करके और सभी के साथ, सभी पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर प्रस्तुत करे। मार्च में प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, संभवतः वो रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत हुई नहीं। और उसमें क्या हुआ, किसानों ने इस बात की बहुत प्रशंसा की, सुप्रीम कोर्ट को बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो उसका उनकी मान्यता ये है किसान नेताओं की, संयुक्त किसान मोर्चे की, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको सस्पेंड किया है तो निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन की विजय है और इनमें कहीं कोई दोष हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा तक जाने का निर्णय लिया है। अब सवाल जो कमेटी का उठा, तो इस संयुक्त मोर्चे ने कहा इस कमेटी के सामने हम प्रस्तुत नहीं होंगे, ना हम उनसे बात करेंगे। उसका कारण ये है कि ये 4 नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिए कहाँ से? या तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई होती कि भाई मेंबर फाइंडिंग कमेटी बना लीजिए और एक बड़ा सा पैनल
सजेस्ट कर दे वो कमेटी, और उसमें से जो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ अपना 4 नाम सेलेक्ट कर लें। तो किसानों का ये आरोप था कि चारों ही प्रतिनिधि जो चुने गए हैं ये तो सरकार समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल और फील्ड के जो जानकार हैं, लॉ के, इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर के, उन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हों। ना तो उन्होंने किसान मोर्चे के समर्थन किया हो, ना किसान मोर्चे को जस्टिफाई साथ आए हों, और ना सरकार के साथ। अब जो भी है वो कमेटी फिर भी अपना काम, उनका हम तो अपना काम करेंगे और जो भी है हम अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन उससे बात बनी नहीं। इसी वजह से जो मैं वापस आता हूँ उसी 26 जनवरी पे, तो 26 जनवरी को जो हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह का जो कि राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र की असीमता को चुनौती है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई ऐसी कोई छापामार पद्धति नहीं अपना रहे हैं, वे जो काम कर रहे हैं उसके पहले निर्णय होता है, उनके असेंबली जो बना रखी है उन्होंने अपना संयुक्त मोर्चा, और वहाँ डिसीजन होने के बाद उसको ओपन किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर उसको लागू करने का काम होता है। तो इसलिए ये हम तो नहीं कह सकते। लेकिन अभी इस 26 जनवरी वाले मसले में मामला दर्ज हुए हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और अभी जो मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में कि पुलिस ने आज अपनी जो है जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अभी चार्जेस फ्रेम होने हैं, तो अभी देखना है उसमें क्या क्या तत्व पाए जाएंगे कि भाई क्या उसमें कोई षड्यंत्र था, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या अगेंस्ट दी स्टेट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी थी देन इट इज़ वेरी सीरियस। तो अभी चीज़ें सामने आएंगी। देखो, जांच के बीच में एक इतिहासकार, चाहे मैं कंटेम्पररी हिस्ट्री बात कर रहा हूँ, अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। ये देखना होगा कि आगे कौन से फैक्ट्स आते हैं। इट इज़ इमेच्योर टू एवेलुएट दिस मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स एक प्रॉपर एनालिसिस एट दिस स्टेज, बिकॉज ये इसका इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका है और इतना लंबा किसान आंदोलन चल गया है कि जो चाइना का जो लॉन्ग मार्च था माओ से तुंग का, उसको भी सरपास करने की स्थिति में आ गया है। तो और इंडिया में भी कोई इतना लंबा आंदोलन नहीं चला। तो इस आंदोलन को किसी न किसी रूप में जो है समेटना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये होगा कि अगर सरकार की ओर से कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब इनको लांछित किया उसके हिसाब से लगा दिया कि राष्ट्रद्रोही हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग ज़्यादातर इस किसान आंदोलन के समर्थन में ही हैं, और अगर कोई अपोज भी करता है तो वो कभी दबे मुँह से ही करता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसके विरोधी ज़्यादा हैं, समर्थक कम हैं, और जब बातचीत होती है तो उनका कहना ये होता है, जो विरोधी उनका, कि वो किसान ही नहीं है, वो असली किसान नहीं है। क्योंकि ये कई मंत्रियों ने भी कहा कि वो किसान ही नहीं लगते। किसी कहा जी ये देखो विदेशी पैसा आ रहा है। अब जिन किसानों के बच्चे अमेरिका या कनाडा में हैं, वो बच्चे उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को सपोर्ट उन्होंने इनिशियली किया है। अब उनके पास वो कोई पैसा नहीं भेज रहे हैं, और ये जितना कुछ किया है, अगर इस आंदोलन का हम कॉस्ट लगाएं तो किसानों ने इस कॉस्ट का वहन किया है, और कितनी इसकी कॉस्ट आई होगी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख से लेकर 3 लाख तक किसानों का जमावड़ा इस दिल्ली के चारों ओर लगातार 6 महीने रहा। उस 6 महीने के रहने खाने इस सब का खर्चा कितना होता है। दूसरा, वो उनका काम छूटा है, लेकिन उसमें उन्होंने एक तकनीक विकसित कर ली कि उन्होंने रोटेशन का सिस्टम कर लिया कि एक जत्था जाएगा, दूसरा जत्था जब एक आ जाएगा तो एक जत्था निकल जाएगा। तो एक रोटेशन उन्होंने कर लिया ताकि जो लोग ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा एक ही व्यक्ति को, वो अपने कामों को भी संभाल सकें। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस आंदोलन की, इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, रहने की, खाने की, पीने की, सभी तरह की बातें आई। अब मैं समय इसमें अधिक नहीं है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कुछ एक मित्र ने मुझे कहा, वो किसान आंदोलन का समर्थक भी है, विरोधी भी है, वो बीच में है, वो ठीक भी है। उसने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, एक तो इसमें हमको किसान हित के बजाय राजनीति अधिक नज़र आ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है इसको कोरोना काल में क्यों किया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट उसका ये था कि जहाँ बलात्कार जैसी घटनाएं हो गई हों, आप देखिए उस आंदोलन की पवित्रता कैसे आप स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने उसको तीनों का जवाब भी बड़े संक्षिप्त में दिया कि देखिए ऐसा है कि ये कानून कोरोना काल में ही लाया गया, तो किसान कोरोना काल के अब इंतजार नहीं करेगा। अगर उसको फेवर में नहीं है तो वो विरोध कोरोना काल में ही करेगा। तो ये तो आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। और दूसरी बात आप कह रहे हैं इसमें राजनीति है, राजनीति तो होगी। जब किसान आंदोलन कर रहा है तो जो इस सरकार के विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी तत्व हैं, वे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसा मौका मिलेगा इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है,
क्योंकि वो अपना पॉलिटिक्स, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले आंदोलनों में हुआ है। तो उन आंदोलनों में भी देखा कि लोगों ने किस तरीके से अपने फेवर में स्थितियां बनाई और आंदोलनों से व्यवस्था परिवर्तन हुए। जयप्रकाश के आंदोलन से कांग्रेस का वर्चस्व पहली बार टूटा था। जयप्रकाश के आंदोलन से इंदिरा गांधी चुनाव भी हारी थी। तो जयप्रकाश के आंदोलन ने कितनी नई धाराएं इसकी राजनीति की निकाली। उसी तरह से आप देखो अन्ना हजारे के आंदोलन से भी सत्ताएं निकली। तो आंदोलनों से सत्ताएं निकलती हैं। तो अगर राजनीतिक लोग सक्रिय होते हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन किसानों ने एक बात कही कि ये हमारा आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है। अगर कोई हमारा समर्थन करता तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, किंतु हम किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं देंगे और हम उसको अपने आंदोलन में सीधे तौर पर निर्णायक में या फैसला करने में शामिल नहीं करेंगे। उसका निर्णय किसान मोर्चा ही करेगा। और इस पवित्रता को इस संयुक्त किसान मोर्चे ने बना कर रखा है कि उन्होंने गए भी दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बॉर्डर पे भी गए, किसानों से मिलने भी गए, किंतु उनको अपने मंच पर आकर भाषण देने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो दूसरी बात यह है कि जब राजनीति तय करती है कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पढ़ें, क्या बेचें, क्या खरीदें, व्हेन एवरीथिंग इज controlled by politics, then how you say that politics should not be there? Politics तो होगी। तो इसलिए इस तत्व को कहना कि राजनीति इसमें, हाँ अगर आप कहते हो इसमें षड्यंत्र है देश को अस्थिर करने का, तो षड्यंत्र के खिलाफ तो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, कोई भी राष्ट्रभक्त होगा, वो राष्ट्र के खिलाफ तो षड्यंत्र को नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस किसान आंदोलन में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। और जो इस किसान आंदोलन का विरोध फिजिकली भी शुरू हुआ कई जगह, हरियाणा के बॉर्डर पे ही काफ़ी लोग ये कह कर के हम आसपास के निवासी हैं, हमारा जीवन बहुत कष्ट में बना दिया आप लोगों ने और आप गद्दार हैं, क्योंकि 26 जनवरी के कांड के बाद तो इनको गद्दार करार दे करके और इनके खिलाफ जो है प्रस्ताव पास होने लगे और जगह जगह फिजिकली लोग इकट्ठे होकर के इनसे मुकाबला करने के लिए आए। और सबसे कमज़ोर जो मोर्चा पड़ रहा था वो गाजीपुर और बॉर्डर जो है चिल्ला बॉर्डर पर था, जहाँ किसान यूनियन के नेता थे। और किसान यूनियन के नेता ने जब आह्वान किया, उन्होंने जब महसूस किया कि उनको लोगों ने फिजिकली घेरने का प्रयास किया है, तो उन्होंने जिस तरह से अपना आह्वान किया तो आंदोलन में दोबारा से जान आई और आंदोलन आगे बढ़ने लगा। अब ये चला ही जा रहा है। और आप देखिए 27 मई को जो इन्होंने अपने ये जो अभी नई मांगें जोड़ी हैं, तो मांग तो प्रमुख तौर पर इनकी दो ही हैं। पहली तो है इन तीनों विवादास्पद कानून को रद्द किया जाए और दूसरी है कि 23 जो सूची दी गई है उन फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए, उसकी कानून उसका बना दिया जाए। इन दो मुद्दों पर एक ख़ास तौर पर है। बाकी वो कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू कर दिया जाए। और स्वामीनाथन के अलावा जो ये अभी जो परंपरागत खरीद का सिस्टम चल रहा है मंडी, अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो मंडी सिस्टम है इसको और सुदृढ़ किया जाए और इसको चलने दिया जाए। इसके अलावा कृषि कार्य हेतु डीजल की दरों में 50% कटौती की जाए। कृषि कार्य के लिए जो भी आपके यंत्र, कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इन सब की में टैक्स पे छूट दी जाए। इसके अलावा उनका और है जो बिजली है उसको रियायती दरों पर दें, खाद को सस्ता किया जाए। तो ऐसे अनेक के साथ जो उन्होंने और जोड़े हैं कि केंद्र, दो एक खास मांगे जोड़ी हैं, केंद्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। और दूसरा उनका है कि किसानों के विरुद्ध नेक्स्ट जो अंतिम मुकदमे दायर हुए हैं उनको वापस लिया जाए। ये मांग पत्र अभी 27 मई को फिर जोड़ दिया गया, ये मांगें फिर जोड़ी हैं। और अब ये किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन पर बहुत बोला जाता, कई और पक्ष हैं इसके जिन पर कभी फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब जो स्थिति है उसमें यह है कि आज जिसके अखबार में लिखा कि 5 जून को वे जो है संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। ये संपूर्ण क्रांति दिवस वो है जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उससे एक भारतीय राजनीति में जो गुणात्मक परिवर्तन आए थे उन्हें जो है उसी तरह से ये देखते हैं कि इससे देश की काया पलट होगी। तो संपूर्ण क्रांति के नाम से वो 5 जून को फिर कोई आयोजन करने वाले हैं। तो
बेहतर है कि इस किसान आंदोलन का काफ़ी कुछ हो चुका है, अब इसका मूल्यांकन करके सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इसको और आगे खींचने का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। और जो अन्य मुद्दे हैं राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी किसानों को मिला, उसमें भी राष्ट्रद्रोह तो लगने लगा। कई जगह सरकार ने अपना जवाब भी दिया कि भाई इस तरह से ना करें, लेकिन फिर भी यूएनओ ने इस बात को अपहेल किया कि एक तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है इट इज़ लीगल राइट, इट्स ह्यूमन राइट। तो किसानों को एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि ये उनका अधिकार है, इसलिए उनको आंदोलन करने से नहीं रोका जा सकता। और दूसरा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, यूएनओ ने किया ही है इसके लिए राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, और जो ह्यूमन राइट वॉच है, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि किसानों के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए, जो बेसलेस चार्जेस हैं, उनको ड्रॉप किया जाए, बेसलेस चार्जेस लगा के उनका हैरेसमेंट नहीं हो। तो इन सब बातों के साथ ये अभी किसान आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, और अगर इसमें फैसला जितना जल्दी होगा उतना ही वह राष्ट्र हित में भी होगा, किसानों के हित में भी होगा, और हर व्यक्ति के हित में होगा। धन्यवाद।